नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बुलेटिन का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आज रंगों का त्योहार है और एनबी न्यूज की सभी दर्शकों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए यही कामना कि ये रंगों का त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियों के अलग अलग रंग भरे। तो एनबी न्यूज की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। 4 दिवसीय उनका यह दौरा है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मिली जीत महज राजनीतिक परिणाम नहीं है, ये सत्य की जीत का उदाहरण भी है। सुरक्षा, सुशासन, विकास और जन कल्याण के प्रति 5 वर्षों तक की पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से किए गए कार्यों के फलस्वरूप बीजेपी को मिली प्रचंड जीत सरकार के प्रयास पर जनता की मुहर है। इसलिए जनता ने होली का इंतजार किए बिना 10 मार्च से ही होली खेलनी शुरू कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2/3 बहुमत से जीत मिली है, जिसके बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की शाम पांड्रेहाता में होलिका दहन उत्सव समिति की ओर से आयोजित होलिका दहन शोभा यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भक्त प्रहलाद की आरती उतारकर शोभा यात्रा को रवाना किया और पुष्पों से होली भी खेली। प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनाने का मौका देने के लिए प्रदेशवासियों के प्रति आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्ष पहले सुरक्षा, विकास और सुशासन की नींव रखी, जो अब जन विश्वास का प्रतीक बन गई है। समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भेदभाव मुक्त कार्य हुए। उनका सुखद परिणाम चुनाव में देखने को मिला। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। कल उन्होंने पूरे तरीके से होली दहन समारोह में शिरकत की और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। आज उनके क्या कुछ कार्यक्रम है और कल क्या कुछ खास रहा वो भी बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर मुख्यमंत्री आ चुके थे और पहली बार इस प्रचंड बहुमत के साथ जब जीत मिली बीजेपी को, तो पहली बार वो गोरखपुर पहुंचे थे। इस लिहाज से गोरखनाथ मंदिर को फूलों से सजा दिया गया था। पूरा गोरखनाथ मंदिर उनका इंतजार कर रहा था और वहाँ जो मंदिर से जुड़े लोग हैं या श्रद्धालु हैं, वो एक नजर उनको देखने के लिए बेताब थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पे सीधे जयकारे बीजेपी के, योगी मोदी के जयकारे लगने लगे। उसके बाद वो मंदिर में पूजन अर्चन करें, उसके बाद वो सीधे पहुंचे पांडेहाता, जो परंपरागत भगवान प्रहलाद की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये पटवा समुदाय है जो 95 वर्ष हो चुके हैं इस शोभा यात्रा को। हालांकि 2 साल कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए थे, लेकिन इस बार बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो यहाँ शिरकत किए और वहाँ मौजूद जो लोग थे उनको संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 10 मार्च को ही होली मना लिया था और ये होली कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खास है। और वहाँ लोगों को संबोधित करने के बाद वो सीधे भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा पहुंचे और अपने हाथों से आरती किया। उसके बाद इस शोभा यात्रा की शुभारंभ किया। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में विश्राम करेंगे। पूरा कार्यक्रम उनका मंदिर में है और कल जो नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा है, इसमें वो शामिल होंगे, जो परंपरागत रूप से मंदिर से जुड़ा हुआ है और कई दशकों से निकल रहा है। जी, क्या कुछ कार्यक्रम गोविंद आज के सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं, कार्यवाहक सीएम जो उत्तर प्रदेश के फिलहाल हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम और किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? का कार्यक्रम मंदिर में है। मंदिर में जुड़े जो लोग हैं मंदिर से या उनके चाहने वाले हैं, आज वो मंदिर में उनसे मुलाकात करेंगे। कल की बात करें, कल होली का दिन है, कल ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो आज का दिन पूरी तरीके से आरक्षित है और वो अपने लोगों से ही आज मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, अपने संतों से भी आज मुलाकात की जाएगी। होली क्योंकि सबसे अहम त्योहार माना जाता है हिंदू धर्म में, दिवाली के बाद होली का भी काफी महत्व रहता है। किस तरीके से आज होली सीएम द्वारा मनाई जाएगी? देखिए, सीएम द्वारा कल आरती करने के बाद फूलों की वर्षा कर होली मनाई गई। लोग छतों से मुख्यमंत्री को फूलों की वर्षा कर होली मनाए और मुख्यमंत्री ने भी फूलों की वर्षा कर उसके साथ होली मनाई। तो कुल मिलाकर इस बार होली मुख्यमंत्री के लिए साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए भी खास है, क्योंकि इस बार 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में आई थी। इसको देखते हुए इस होली को लोग अब बहुत बढ़िया तरीके से मनाने जा रहे हैं। लोगों से हमारी बात भी हुई, लोगों ने कहा कि
अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा फिर से आ गए हैं, तो इस बार होली और भी अच्छी तरीके से हम मनाएंगे। तो कुल मिला कर होली का जो त्योहार है वो इस बार कुछ खास होने वाला है जी। क्या खास इस त्योहार में, क्योंकि देखिए प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से आई है बीजेपी सत्ता में, और बीजेपी के लिए ये होली वाकई उत्तर प्रदेश में काफी खास है, और होली के बाद सीएम पद की शपथ भी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी जब वो गोरखपुर में है तो लोगों का उत्साह भी देखते बनता है। लोग भी गोरखपुर की होली तो वैसे भी काफी ज्यादा फेमस भी है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से होली मनाई जाती है, क्योंकि काशी नगरी वहां पर है, शिव नगरी है और गोपाल नगरी है, तमाम नगरी वहां पर मौजूद है। तो किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में लोगों का उत्साह है होली को लेकर? देखिए, होली का त्योहार वृंदावन से चालू होता है और धीरे धीरे पहले 2-4 दिन पहले वृंदावन से ही होली का त्योहार चालू होता है, और फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन मनाई जाती है। और बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर का खासा लगाव रहा है, पूर्वांचल का ये गोरखपुर गढ़ है, तो यहाँ पे होली 2 दिन पहले से ही लोग मनाना चालू करते थे। जैसे ही कल मुख्यमंत्री ने आरती की, भगवान प्रहलाद का शोभा यात्रा का शुभारंभ किया, उसके बाद सड़कों पर लोग होली खेलते दिखाई दिए। लोग बड़ी संख्या में गाने डीजे पे नाचते हुए थिरकते हुए उन्होंने होली खेला। तो कुल मिलाजुला करते हैं, होली तो अभी कल शनिवार को है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बृहस्पतिवार को ही होली खेल लीजिए। ठीक है गोविंद, फिलहाल होली लगातार आज पूरा देश मना भी रहा है, और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूदा, अलग अलग उनके कार्यक्रम है। संतों से क्या कुछ मुलाकात की उनके, कोई कार्यक्रम? देखिए, कल जहाँ पे उनका प्रोग्राम था वहाँ पे भारी संख्या में संत भी पहुंचे थे, और संत भी उनका जयकारा लगा रहे थे। एक तरफ करीब सैकड़ों की संख्या में संत वहाँ पहुंचे थे, जो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, मोदी के पक्ष में नारे लगाते दिखे। संत पूरी तरीके से उत्साहित थे कि इस बार फिर एक संत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, और इस बार संतों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, संतों को जो इच्छा है उनकी पूर्ति होने के लिए ये सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। तो ये जो संत समाज है ये पूरी तरीके से कल से उत्साहित दिख रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक संत की सरकार बनी है और ये गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर है, तो संतों में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है जी। ठीक है गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो होली का कार्यक्रम लगातार पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी होली का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें खुद कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद रहे हैं। चलिए तो अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली वासियों को मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली का फायदा बिना किसी परेशानी के लगातार मिलता रहेगा। दिल्ली सरकार ने अगले साल भी बिजली माफ और हाफ की सुविधा जारी रखने की पूरी तैयारी कर ली है। मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली के लिए दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में 3,200 करोड़ रुपए प्रावधान करने जा रही है। इस प्रस्ताव में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक सब्सिडी देने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार ऊर्जा विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली पर 3,250 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसको बजट में शामिल करने के लिए भेजकर वित्त विभाग को भी भेज दिया गया है। यह आंकलन तीनों डिस्कॉम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और छावनी एरिया में आने वाले बिजली बिलों के आधार पर किया गया है। विभाग की ओर से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ 27.73 लाख परिवार तक पहुंचाने का अनुमान है। वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली सब्सिडी का लाभ 15.5 लाख परिवारों तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। इसी तरीके से 54.5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शंस में से करीब 43 लाख बिजली कनेक्शंस इसके दायरे में आएंगे। सरकार ने 2021-22 के बजट में मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली के लिए 3,090 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसके बाद से संशोधित बजट अनुमान में बढ़ाया गया था।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में दिल्ली वासियों को होली का तोहफा केजरीवाल ने दे दिया है, इस बार एक बार फिर से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है यानी कि आम आदमी पार्टी, वो लगातार दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं फ्री की जो स्कीमें हैं वो लगातार देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि कल भी घोषणा की गई थी जिसके अंदर कहा गया था कि मेडिकल की यानी कि प्राइवेट लैबों को द्वारा जो टेस्टिंग की प्रक्रिया थी वो फ्री दी जाएगी, यानी कि 450 टेस्ट जो है वो क्या कह सकते हैं फ्री किए जाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें, अब बिजली जो है वो लगातार फ्री मिलती रहेगी। 2022 और 23 के जो बजट है उसके अंदर भी इसी को लेकर जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जो 200 यूनिट पहले बिजली फ्री मिलती थी वो लगातार जारी रहेगी। यहाँ तक कि 200 से बाद में यानी कि 400 यूनिट तक जो है उस पर सब्सिडी मिलती रहेगी, यानी कि उसके बाद में भी कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलती नजर आएगी। और उसके बाद में भी कहें तो कहीं ना कहीं और भी राहत देने की कोशिश की गई है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं 3200 करोड़ से का लेकर जो बजट है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वित्त विभाग को भेज दिया गया है। और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है आने वाले दिनों के अंदर भी जनता को राहत मिलती रहे। और जिस तरीके से बिजली फ्री और पानी फ्री और यहाँ तक कि मेडिकल सुविधाएं फ्री दी जा रही हैं, तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली को एक रोल मॉडल के तौर पर रखने नजर आ रही है। और यहीं पंजाब के अंदर भी बात करें तो वहां पर भी दिल्ली को रोल मॉडल के तौर पर रखा गया था, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल आ पाई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से और सुविधाओं की बात करें तो दिल्ली सरकार बिल्कुल कह सकते हैं होली के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बिजली फ्री की जो स्कीम है वो बिल्कुल आगे के लिए जारी रखती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, आगे के लिए बिजली फ्री जो है वो जारी रहेगी, लेकिन लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार बिजली फ्री तो करती है लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं जनता को नहीं मिलता। इस पर अब जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से काफी हद तक भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं आरोप लगते नजर आए थे कि बिजली फ्री दी जा रही है, मगर वो बिजली फ्री सिर्फ कह सकते हैं बड़े लोगों के पास ही दिखती नजर आ रही है। और जो आम जनता है उनके बिल काफी महंगे आते नजर आ रहे हैं, यानी कि हजारों के अंदर आ रहे हैं, लाखों के अंदर आ रहे हैं। मगर धरातल की बात करें तो काफी हद तक जो 200 यूनिट से नीचे की यानी कि बिजली यूज करते हैं उनके बिल जरूर कह सकते जीरो नजर आते हैं। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो दिल्ली सरकार से काफी हद तक संतुष्ट होती नजर आ रही है। मगर बात करें बिजली फ्री की, पानी फ्री की, तो उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है सरकार जनता के ऊपर राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं और भी वादे करती नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर और भी सुविधाएं फ्री दी जाएंगी और दिल्ली को कहीं ना कहीं बेहतर बनाया जाएगा। मगर जिस तरीके से अब निगम के चुनाव आ रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है। और बिजली फ्री और पानी फ्री को लेकर भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बीजेपी दिल्ली सरकार को लगातार घेरती ही है इन मुद्दों पर राजीव, क्योंकि नई बात नहीं है। इस बार क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा लगातार पहले भी दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी। और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि कह सकते हैं दिल्ली सरकार जो है वो बिजली विभाग को कर्जे के अंदर डुबो रही है। जनता जो है वो बिजली का जो फ्री की जो स्कीम है वो नहीं मिल पा रही है और जनता कहीं ना कहीं परेशान है। मगर काफी हद तक ये कह सकते हैं हम 60% के करीब जो है जनता के जो बिजली के बिल है वो वाकई में ही जीरो आते नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ काफी हद तक झुकती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं निगम के अंदर भी दिल्ली सरकार जो है वो जनता से यही वादे करते नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से निगम के द्वारा काम नहीं किए गए, दिल्ली सरकार के यानी कि आम आदमी पार्टी अगर निगम के अंदर आती है तो काफी हद तक जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, चाहे वो स्कूलों को लेकर हो, मेडिकल सुविधाओं को लेकर हो, निगम के स्कूलों को लेकर हो, या फिर साफ सफाई को लेकर हो, वो भी लगातार बढ़ाई जाएगी। मगर कहीं ना कहीं भाजपा ने भी कहीं ना कहीं इसी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो एमसीडी के कर्मचारी थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए थे, मगर वो वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर कहीं निगम के कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से अभी भी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी बीजेपी से तो नाराज है ही, क्योंकि उनको उनके समर्थन में काम नहीं किया गया है, ये वो आरोप लगाते हैं। लेकिन फिलहाल बात क्योंकि बिजली की कर रहे हैं, जो मुफ्त की गई है और सब्सिडी वाली बिजली जो है वो भी आगे जारी रखने का जो प्लान है वो किया गया है। इसमें अब कई करोड़ का खर्च भी आया है, 3,200 कुछ करोड़ का खर्च इसमें आया है। और बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि केजरीवाल सरकार जो है वो ये बजट तो बना देती है, लेकिन ये बजट आएगा कहाँ से, किस तरीके से लाया जाएगा? इस सवाल पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की आ रही है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से, यानी दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 3,200 करोड़ रुपए का जो बजट रखा है, वो कहीं न कहीं यही कोशिश की गई है, जो बाकी चीज़ों में जैसे कटौती की जाती है, उसी तरीके से कटौती की जाए और उसके बाद में जो पैसा बचेगा, वो कहीं न कहीं दिल्ली की जनता के लिए खर्च किया जाए, चाहे वो मेडिकल के हिसाब से हो, बिजली फ्री के हिसाब से हो, पानी फ्री के हिसाब से हो, और लगातार इस तरीके की सुविधाएँ जो है वो दिल्ली सरकार देती हुई भी नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से रानी झांसी फ्लाईओवर बनाया गया था और कई करोड़ रुपए का था, और उसके अंदर भी समय से पहले पूरा किया गया, और जो उसका फंडिंग जो बचा था उसके द्वारा ही ये स्कीम निकाली गई थी कि दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी जाए, पानी फ्री दी जाए, और जो वीआईपी लोगों को जो कहीं ना कहीं पहले बिजली फ्री दी जाती थी उसके अंदर भी कटौती कर कर जनता को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर है, और यही राहत 2022 और 23 के बजट के अंदर भी देखने को मिलेगी, और 23 तक यही स्कीम लागू रहेगी। तो कहीं ना कहीं जनता को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जी। पिछले साल की अगर बात करें, अगर आंकलन करें राजीव, तो अभी ये जो वित्त वर्ष चल रहा है 2022 से, इसके लिए नए जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए हैं। पिछले आंकड़ों की बात करें तो कितने लोगों को लाभ मिला, और इसी के साथ पिछले साल का बजट क्या था, इस पर भी बातचीत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2021 की और 20 की, तो लगातार कहीं ना कहीं उसके लिए भी दिल्ली सरकार जो है वो पहले भी कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही थी। और यहाँ तक की बात करें, कह सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा के लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई थी। मगर दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से काफी हद तक संतुष्ट होती नजर आ रही है, और काफी बड़ी संख्या के अंदर जो लोगों के बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो भार था, यानी कि महंगाई का भार था, वो कम होता हुआ नजर आया, और जिसकी वजह से जनता जो है वो वाकई में ही दिल्ली सरकार से काफी हद तक संतुष्ट है। मगर जिस तरीके से अब 2022 की और 23 के लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं बिजली की जो स्कीम है, यानी फ्री स्कीम जो है वो लगातार मिलती रहेगी, यानी कि 200 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री मिलेगी, और उसके बाद में 200 से 400 यूनिट तक की बात करें तो वहां पर सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को और भी राहत मिल सकती है, और जिस तरीके से दिल्ली की जनता संतुष्ट है दिल्ली सरकार से, तो शायद आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो निगम चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। जी। ठीक है, इसका फायदा निगम चुनावों में मिलता नजर आ सकता है, लेकिन चुनाव अभी फिलहाल एमसीडी के जो होने वाले हैं वो अभी टाल दिए गए हैं, क्योंकि तीनों नगर निगमों को एक करने की बात की जा रही है। उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है। फिलहाल अगर बात करें जनता की, आपने बात की कि जनता संतुष्ट है आम आदमी पार्टी के कार्य से, तो पिछले साल में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आरोप लगाए कि ये काम नहीं हो रहा है, पानी साफ नहीं आ पा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली सरकार के ऊपर बार बार भाजपा के द्वारा बात करें, कांग्रेस के द्वारा बात करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जाते थे कि पानी फ्री नहीं, फ्री दिया है, फ्री जरूर दिया जा रहा है, मगर वो पानी आता नहीं है, या फिर गंदा पानी आता है। और कच्चे इलाकों की बात करें, यानी छोटी बस्तियों की बात करें, वहां पर पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसी को लेकर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश भी करती नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जब बारिशों के अंदर पानी बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, और वही गंदा पानी जो है वो जल बोर्ड के द्वारा मिक्स होकर जनता तक पहुंचता है, जिसका कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर अपने काम को कहीं ना कहीं बढ़ोतरी में देखती नजर आ रही है, और जनता को कहीं ना कहीं सुविधाएं दी जा रही है। चाहे कच्ची कॉलोनियों की बात करें, वहां पर भी साफ पानी के इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर अभी भी दिल्ली सरकार के काफी हद तक काम जो है वो रुके हुए हैं, और जनता जो है वो कहीं ना कहीं इसी इंतजार में, जिन इलाकों के अंदर पानी नहीं पहुंच पाया या फिर साफ पानी नहीं पहुंच पाया है, वहां तक भी दिल्ली सरकार की इस योजना को पहुंचाया जाए, ताकि जनता जो है वो और ज्यादा संतुष्ट होते हुए नजर आए। जी। 2020-21 की और या फिर 21-22 की बात करें राजीव, तो उस समय कितना बजट था, और इस बार का जो बजट है वो कितना ज्यादा या कितना कम है, उसका आंकलन करके बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2020 और 21 की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी बजट रखा गया था, और 21 और 22 के लिए भी बजट रखा गया था, मगर उस समय भी कहीं ना कहीं 3,000 से नीचे का बजट रखा गया था। मगर अब ये बजट जो है बढ़कर 3,200 करोड़ रुपए हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जितनी बड़ी स्कीम दिल्ली सरकार लेके आ रही है, जितनी बड़ी राहत देने की कोशिश करी जा रही है, उतना ही बजट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा बार बार इसी बजट को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही थी कि दिल्ली सरकार के पास बजट कहां से आएगा, और जो फ्री स्कीम दी जा रही है इसकी मार जनता के ऊपर पड़ने वाली है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, तो उसके अंदर तो यही लगता है कि दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया है, और जनता को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की है। चाहे बेशक वो दिल्ली सरकार ने और जगहों से कटौती कर कर आम जनता को राहत देने की कोशिश की गई है, और इसी को लेकर केंद्र सरकार से भी बार बार कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ता है दिल्ली सरकार को। मगर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलते हैं, मगर जनता के लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक फायदा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। जी।
2021 और 22 की बात करें अगर राजीव, तो उस समय में 3090 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और उसके बाद जो सेशन हुआ उसको बढ़ाया गया। 3090 करोड़ का बजट जो कुछ पूरा नहीं हो पाया उसके बाद उसे बढ़ाया गया, इसलिए इस बार 3200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब ये बजट है, क्या वाकई इतना जो बजट रखा गया है अब ये पूर्ण हो पाएगा? क्योंकि लगातार दिल्ली में लोगों की संख्या बढ़ती रहती है, राजधानी है, इधर उधर से लोग दूसरे राज्यों से आते हैं, वहां पर जो काम करने के लिए, नौकरी के लिए आते हैं, तो जो संख्या है वो बढ़ती रहती है। क्या इस बार भी बजट बढ़ाना पड़ेगा? और अगर बढ़ाना पड़ता है तो हर बार अगर ये बजट बढ़ाया गया तो फिर ये कहां जाकर रुकेगा? क्योंकि सरकार के पास बजट भी पूरे तरीके से एक कंट्रोल में, कह सकते हैं लिमिट में बजट है सरकार के पास बिजली के लिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले साल बजट रखा गया था 3000 के करीब रखा गया था, वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ता हुआ नजर आया था। मगर दिल्ली सरकार की जिस तरीके से कोशिश थी वो कहीं ना कहीं सराहनीय थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब की बार जो बजट रखा गया है यानी 2022 और 23 का, वो लगभग 3000 से भी ऊपर का है, यानी कि 3200 का है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है और अपने जो सरकारी विभाग है या फिर जो है जिस जगह पर कह सकते हैं फ्लाईओवर बन रहे हैं या फिर और जगहों पर जो कटौती कर सकते हैं तो वहां से भी कटौती करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर कहीं ना कहीं उसका फायदा जनता को जरूर मिल रहा है। मगर विपक्ष जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बार बार दिल्ली सरकार के ऊपर हमलावर रहता है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिक्कतें आ रही है और दिल्ली सरकार ने भी एमसीडी को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए कि निगम के पार्कों को बेचा गया, स्कूलों को बेचा गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जनता परेशान है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप तो बिल्कुल चलता रहेगा। मगर यहाँ पर जनता के लिए कहीं ना कहीं सुविधाओं की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी भी जिस तरीके से बिजली फ्री दी जा रही है 200 यूनिट तक और 400 यूनिट के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं सब्सिडी दी जाएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ये बजट शायद आने वाले दिनों के अंदर जरूर कम पड़ सकता है, मगर कहीं ना कहीं उसके लिए कटौती भी की जाएगी और जगहों से कहीं ना कहीं पैसे का अरेंज किया जाएगा ताकि दिल्ली की जनता को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। जी और ये जो बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि इस बार भी बढ़ाई गई है बिजली, इस साल के लिए जो एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, बजट रखा गया है। अब क्योंकि होली का त्योहार है, जनता को होली का गिफ्ट तो मिला है सीधे तौर पर, जनता का क्या किस तरीके से जनता इसे ले रही है? क्योंकि पॉजिटिव ही हालांकि जनता लेगी इसको, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो बजट की चिंता करते हुए चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की होली के मद्देनजर रखते हुए सुविधाओं के देने, यानी कि ये कहें कि होली का तोहफा जो दिया गया वो 2 तोहफे दिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से। एक है मेडिकल टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है जिसके 450 टेस्ट जो है वो फ्री दिए जाएंगे, यानी कि वो भी बेहतर है जो मरीजों के लिए भी। और जब बात करें बिजली फ्री की और जो स्कीम जो बढ़ाई गई है यानी बिजली फ्री 200 यूनिट तक मिलेगी, उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी 400 यूनिट तक। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी अच्छी कोशिश करती नजर आ रही है, यहाँ तक कि दिल्ली की जनता भी संतुष्ट होती नजर आ रही है। मगर भाजपा की माने तो भाजपा कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर बार बार घेरने की कोशिश कर रही है और उन्हीं बिलों को दिखाया जाता है जिसके अंदर अमाउंट आ रहा है, यानी कि 200 यूनिट से ऊपर के ज्यादा की जो रीडिंग है या फिर कहें यूनिट है उसके जो बिल आते हैं उनको दिखाया जाता है भाजपा के द्वारा, यानी कि उनको नहीं दिखाया जाता जो 200 यूनिट से कम के हैं। मगर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिलता है, राजनीति का पहलू है ये तो। मगर जनता कहीं ना कहीं इससे संतुष्ट होती नजर आ रही है और ग्राउंड लेवल पर वाकई में ही लोगों के जो 200 यूनिट से कम है उनके लिए कहीं ना कहीं राहत जरूर है और जिनके बिल जो है जीरो नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ ही झुकते हुए नजर आते हैं। जी इसका सीधा सीधा जो असर है वो चुनावों में देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी ने ये कहा कि ये तीनों नगर निगमों को एक साथ कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कोर्ट में भी गई है, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची आम आदमी पार्टी। तो ये जो फायदा है, क्या एक बार फिर से नगर निगम में अगर तीनों नगर निगम एक साथ होती है तो आम आदमी पार्टी को ये फायदा मिल सकता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नगर निगम की तो चुनावों की तो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा आरोप भी लगाया गया, दिल्ली सरकार कोर्ट में भी गई, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि तीनों नगर निगमों को पहले क्यों नहीं ये किया गया, क्योंकि 15 साल तक कहीं ना कहीं भाजपा इसके निगम के अंदर बैठी हुई है, तो जब क्यों नहीं किया गया, या आप चुनावों के समय ही क्यों किया जा रहा है इस चीज को। मगर यहाँ पर बात करें निगम की तो निगम के द्वारा भी कहीं ना कहीं काफी हद तक जो काम थे वो किए गए थे, मगर जो निगम कर्मचारी थे चाहे वो मेडिकल के डिपार्टमेंट के लोगों, सफाई कर्मचारी के डिपार्टमेंट के लोगों, वो कहीं ना कहीं परेशान है। और निगम के जो कर्मचारी हैं वो अभी तक कहीं ना कहीं तीनों नगर निगमों के बाहर जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। होली का जब त्योहार है तो उनको सैलरी भी समय पर नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो सकता है। मगर आम आदमी पार्टी की बात माने तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं सफाई कर्मचारियों के लिए जो फंडिंग देने की बात थी कि बार बार हम फंडिंग दे रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता जो निगम के अंदर बैठे हैं वो जनता तक सुविधाएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं, कर्मचारियों का पैसा नहीं पहुंचने दे रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें कर्मचारी जो है वो वाकई में ही
दिल्ली सरकार के इस वादे से कहीं ना कहीं संतुष्ट होते रह रहे हैं कि ठीक दिल्ली है, सरकार कर्मचारी अगर पूरे आएगी तो तरीके उनको से समय पर संतुष्ट सैलरी हैं और मिलेगी। लोग भी पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी से संतुष्ट हैं। बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। 5 बार के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सरकार और पंजाब विधानसभा स्पीकर से अपनी पेंशन की कुछ सामाजिक कार्यों में लगाए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा, पेंशन की कुछ जरूरतमंद छात्रों को उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लड़कियों को शिक्षित कराना हमेशा ही मेरे दिल के करीब रहा है। सरदार बादल ने हजारों बेटियों को व्यक्तिगत रूप से उनकी पूरी शिक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दे दी। उनका मुझ पर पूरा अधिकार है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे जीवन को समृद्ध किया है, जो केवल बेटियां कर सकती हैं। उनके स्नेह ने मुझे मेरे जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी ताकत दी है। सरदार बादल ने इस विषय पर अनुरोध करने के बाद एक बयान में कहा, जीवन भर कोई पेंशन नहीं ली, क्योंकि वे शुरू से ही सक्रिय विधायक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बारे में किए गए प्रचार की मनोरंजक करार दिया है और कहा कि उन्होंने 11 बार के विधायक होते हुए भी अतीत में कभी कोई पेंशन नहीं ली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल ने पेंशन लेने से मना कर दिया है, अब किस तरीके से इस बयान को लिया जा रहा है राजनीतिक गलियारों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अकाली दल के ऊपर लगातार हम कहें कि बादल फैमिली के ऊपर कई एलिगेशंस लगे थे। अगर सीधे तौर पर कहें कि प्रकाश सिंह बादल एक बहुत ही सीनियर नेता है। अगर हम कहें कि 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, 11 बार विधायक रह चुके हैं और अगर हम कंसिडर करते हैं कि हर बार विधायक बनने पे विधायकों की पेंशन शुरू हो जाती है, तो इस पे लगातार प्रकाश सिंह बादल पे ये एलिगेशंस लगते आए थे कि वो 11 टर्म के विधायक होने के बाद जो उनकी 11 बार की पेंशन बनती है वो लगातार ले रही है। सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के अगर हम कहें कि विधायक सीधे तौर पे हमला करकर नजर आए थे कि प्रकाश सिंह बादल को पेंशन नहीं लेनी चाहिए और क्या किसी चीज को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर आज प्रकाश सिंह बादल ने कैंडिडेट करारा जवाब दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर क्लियर कर दी कि मैं 11 बार विधायक रहा हूँ, 5 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ। उसमें एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि मैंने इस पूरे टर्म पीरियड में कभी भी पेंशन नहीं ली। उन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दी और उन्होंने बोला कि अब लास्ट टर्म करने के बाद वो नहीं जीते हैं और शायद उनकी पेंशन स्टार्ट दोबारा करेंगे, पेंशन के अमाउंट आनी शुरू हो सकती है। तो इस पर उन्होंने एक सीधे स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, स्पीकर और पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आप मेरी पेंशन किसी गरीब की या किसी जरूरतमंद की पढ़ाई में, शिक्षा में दे दीजिए। ये सीधे तौर पर लिखा है, लेकिन तो उन्होंने अपनी पेंशन को गिव अप किया है। इससे पहले के सिनेरियो में भी उन्होंने बोलते कि उन्होंने अब तक कभी भी अपनी पेंशन को ड्रॉ नहीं किया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है उनके नाम की पेंशन अलॉट हुई हो एक स्पेसिफिक अकाउंट में, पर वो फंड यूटिलाइज ना हुआ, वहीं के वहीं पड़े। पर अब एक तरह से प्रकाश सिंह बादल ने सीधे तौर पे एक लोगों के सभी विधायकों के लिए भी मिसाल दे दी है कि मैंने अपनी पेंशन ऑलरेडी गिव अप की हुई है, पहले भी मैंने कभी इस पेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मैं पूरी तरह समर्थ हूँ। शुरू से ही वो एक चीज कहते रहे हैं कि हमारे फैमिली की जरूरत नहीं है, पर वो चीज उन्होंने बड़े एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आज प्रेजेंट भी कर दी है। अभी देखना होगा इसमें पंजाब सरकार का क्या रिप्लाई आता है, क्या वो इस पेंशन गिव अप स्टेप को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि लगातार सरकारों की तरफ से हम कहें कि आम आदमी पार्टी विधायक तरफ से प्रकाश सिंह बादल के ऊपर उनकी पेंशन को लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े किए गए, क्योंकि सबसे लंबे समय से विधायक वो रह चुके हैं पंजाब में और इसी लिहाजा सबसे ज्यादा पेंशन ड्रॉ करने का मौका बन रहा था। ठीक है अमित, एक सवाल ये भी है, देखिए अगर प्रकाश सिंह बादल की पेंशन जो मांग उन्होंने की है, अगर वो मान ली जाती है पंजाब की सरकार द्वारा, क्योंकि अभी हाल ही में नई सरकार बनी है, अगर वो सरकार मानती है तो बाकी के विधायकों पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनेगा इस मांग को मानने के बाद कि अगर इतनी बार के सीएम अपनी पेंशन छोड़ सकते हैं तो आपको भी ये करना होगा, जनहित के लिए ये कार्य आपको करना चाहिए, इस तरीके का दबाव कहीं ना कहीं बनेगा।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कहें कि गुडविल इंप्रेशंस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सभी विधायकों के ऊपर ये बनेगा। सभी कहेंगे पूर्व विधायकों के ऊपर बनेगा। ऐसे कई विधायक हैं जो सिर्फ एक बार अगर हम कहें कि विधानसभा में पहुंचे हैं, लोगों ने सिर्फ एक बार क्यों ना उनकी पेंशन चल रही है। पर अगर हम कहें कि जिन विधायकों के पास एक से ज्यादा पेंशन है, उनके लिए अगर हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर जरूर आएगा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री लंबे 5 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी पेंशन गिव अप कर दी है, तो आप सबको भी खुद एक एग्जाम्पल सेट किया, तो आप सबको भी अब ये एग्जाम्पल में हिस्सा बनने की जरूरत है, क्योंकि लगातार कई लोग कहते हैं कि सीनियर को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, और यहाँ पे शायद हम कह रहे हैं सबसे सीनियर नेता रह चुके प्रकाश सिंह बादल ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सबसे 11 बार विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है। अब प्रेशर हम सीधे कह रहे हैं बाकी सभी लोगों पे आता है जो एक साल पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। तभी देखना होगा कि बाकी सभी विधायक भी अपनी पेंशन गिव अप करेंगे, या फिर पूर्व विधायक जो एक साल पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं उन्हें गिव अप करेंगे या नहीं। तो हाँ, कई फैक्टर्स होते हैं, कई कंसिडरेशन होती है कि विधायक बनने के बाद लाजमी खर्चे बढ़ जाते हैं, वो चीज कंसिडर करते हुए अगर हम सीधे तौर पे कहें कि पेंशन का अमाउंट रखी गई है, पर अगर वो जरूरत नहीं है तो ऑफकोर्स क्योंकि कई वेल ऑफ बैकग्राउंड से भी अगर उनको उसकी जरूरत थी तो उनको गिव अप करना चाहिए। और शायद यही मैसेज प्रकाश सिंह बादल सीधे तौर पे देते हुए आए हैं। उन्होंने गिव अप एज सच नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो मेरी पेंशन मेरे लिए अलॉट हो रही है, जो फंड मेरे लिए ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, उन्हें किसी की मदद के लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया कि अगर आपने पेंशन ड्रॉ नहीं करनी है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपकी गुडविल चलती रहे लोगों की। हम्म, ठीक है। देखिए, ये क्योंकि लगातार वो इस तरीके के जो एग्जाम्पल है वो सेट करते आए हैं, वो सबसे ज़्यादा बार के विधायक हैं, और इस बार भी नई सरकार क्योंकि है तो देखना होगा किस तरीके से। हालांकि उन्होंने एक बात कही है, सरकार किस तरीके से लेती है वो अलग बात है। उन्होंने ये कहा कि बेटियों की पढ़ाई में इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ये उन्होंने अपील की है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से देखा जाए तो उनकी तरफ से प्रेशर एज सच नहीं आ सकता। तो देखिए अगर हम बात करें कि पिछली बार जब आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन में थी तो हरपाल चीमा की तरफ से एक अगर हम कहें कि प्रपोजल लाया गया था, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था कि विधायकों के लिए सिर्फ एक पेंशन होनी चाहिए। जी हाँ, एग्जैक्टली सिर्फ एक पेंशन। उनकी तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था कि सभी विधायक जो एक जितनी बार भी जीते, चाहे वो एक बार जीते हो चाहे 4 बार जीते हो, उन सबके लिए सिर्फ एक पेंशन हो। तो एक विधायक एक पेंशन की पॉलिसी लाने की बात की गई थी। तो ऐसे अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो आम आदमी पार्टी से पॉजिटिवली ही एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हरपाल चीमा इसको ऑलरेडी प्रमोट कर रहे थे कि सभी के लिए सिर्फ एक ही पेंशन आए, सभी विधायकों को एक ही पेंशन मिले, क्योंकि एक पेंशन सफिशिएंट है। और शायद वही चीज पे जोर देंगे तो इसको एक पॉजिटिवली आम आदमी पार्टी लेगी। पर सवाल ये है कि क्या विरोधी, क्योंकि विरोधियों ने ये काम शुरू किया है, क्या वो सफिशिएंट होगा, क्या वो उसको उस लिहाज से एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर उसको एक पब्लिसिटी स्टंट बनाकर छोड़ देंगे। अब ये सिर्फ अफवाह कह सकते हैं कि जब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आएगा इसके ऊपर तब पता चलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली जैसा सिनेरियो बन रहा है वो ऑफकोर्स इस मूव को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इससे तो पंजाब सरकार को ही फायदा है कि जो वैसे वो अगर हम कहें प्रकाश सिंह बादल की पेंशन से बढ़ सकता था, वो भले ही थोड़ा बहुत छोटा होने वाला था, पर बोझ तो बोझ था, पर उसको कहीं और यूटिलाइज करके किसी अगर हम कहें कि गरीब की या किसी जरूरतमंद की हेल्प करके एक गुडविल की इमेज पंजाब सरकार की बनेगी, ऑफकोर्स प्रकाश सिंह बादल की तो बनी रही। अगर इसको कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल ना भी किया जाए अमित, तो देखिए आम आदमी पार्टी क्योंकि लगातार हमने दिल्ली में देखा मुफ्त की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है, लोगों को सुविधाएं देने की ज़्यादा कोशिश करती है, और इस बार यहाँ पर भी उन्होंने गारंटियां कई दी है। बिजली माफ़ करने की गारंटी दी है, बिजली फ्री में देने की गारंटी दी है, पानी लोगों तक पहुँचाने की बात कही है। एक यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी के लिए शायद ये हो सकता है कि ये बातें मानकर आम आदमी पार्टी सभी विधायकों के लिए, कितनी भी बार के विधायक है सभी के लिए, क्योंकि हरपाल चीमा ने इसका समर्थन कर चुके हैं, वो ये बात उठा चुके हैं, इसलिए अगर ये नियम लाया जाए कि आप एक ही पेंशन लेंगे तो बाकी का जो पैसा है जो बचता है वो अच्छी जगह इस्तेमाल हो सकता है, और बाकी का ये जो बजट है वो ज्यादा और बढ़ सकता है पंजाब का। जी बिल्कुल, देखिए ये चीजें होगा, एग्जांपल ऑलरेडी आ चुका है। हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट की वेट की जाती है किसी भी चीज को। हरपाल चीमा पहले अगर हम कहें कि प्रस्ताव ला चुके थे, पर ऑफकोर्स उस टाइम विरोधियों में थे तो उनको उतना नहीं सुना गया था। पर अब क्योंकि अब सरकार उनकी है और एक प्रेसिडेंट भी उनकी, वो भी उनकी पार्टी से नहीं, देखिए ये चीज बहुत मायने रखती है कि अगर उनकी पार्टी के अलावा कोई प्रेसिडेंट सेट करता है, और प्रकाश सिंह बादल ने इस प्रेसिडेंट को सेट किया है अपनी पेंशन गिव अप करके, तो इससे सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अब उनके पास एक स्पेसिफिक क्या हम कह सकते हैं कि एग्जांपल भी है कि सभी विधायकों को कि देखिए प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री, अगर हम सीधे तौर पे कहें 11 बार के विधायक, उन्होंने अपनी पेंशन गिव अप की है, तो आप सबको भी इस एग्जांपल को फॉलो करना चाहिए। ऑफ कोर्स इस एग्जांपल के साथ एक प्रस्ताव भी लाया जा सकता है विधानसभा में, जहां पे मैंडेटरी सबके लिए
कर दिया जाए। पर ऑफ कोर्स एग्जांपल के बेस पे भी लोगों से अपील भी की जा सकती है, विधायकों से अपील भी की जा सकती है कि आप सिर्फ एक पेंशन ड्रॉप करें। खैर ये अब समय आगे कहेंगे अगले सेशंस में क्लियर हो पाएगा कि क्या इस चीज के ऊपर कोई अमल होता है। पर अभी तक कहते हैं कि प्रकाश सिंह बादल एटलीस्ट अपनी पेंशन के लिए जो उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं उन सबका करारा जवाब देते हुए नजर आ चुके हैं। उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है कि मैंने पेंशन अब तक कभी ली है ना लूंगा, और जो मेरे नाम की पेंशन आती है उसे किसी की मदद में लगा दी। अमित, जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल ने ये बात कही है, क्या उनके बयान का कोई राजनीतिक इफेक्ट पड़ा है? कहीं और से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई है दूसरी पार्टियों की तरफ से? ये देखिए अभी तक अगर हम कहें कि कल रात को बयान कैसे तौर पे जारी किया गया है तो इसका अभी तक कोई सियासी रिएक्शन नहीं आया। हम कहें कि आज होली की है तो होली के गाना हम कह सकते हैं कि सभी विधायक अपने अपने हलकों में बिजी हैं, क्योंकि होली समारोह है, उनको अटेंड करना, कई चीजें हैं, तो जल्दी इनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली आम आदमी पार्टी से ही सीधे तौर पर पंजाब सरकार से ही इसके ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके आइडियोलॉजी से मैच खाता है। ये जो स्टेप है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस चीज के लिए ऑलरेडी कंसिडर कर रही है, और एक विधायक एक पेंशन के लिए वो कदम उठा सकती है जल्दी। तो उस चीज के लिए अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी इसका स्वागत कर सकती है, और मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो इस मूव को, अगर हम कहें इसी तौर पे कि जो प्रकाश सिंह बादल ने पेंशन गिव अप किया है, इसकी निंदा करेगी, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें ऑल ओवर पूरे पंजाब में देखने को मिले। आम आदमी पार्टी तो इसको पॉजिटिव लेगी, लेकिन कांग्रेस इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर सकती है। अमित, देखिए सवाल खड़े से ये हो सकते हैं कि आखिर इतनी लेट स्टेप उठाएगा। अगर प्रकाश सिंह बादल शुरू से ही पेंशन नहीं देते थे तब उनको ये चीज, जब उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए तभी उनको इसके ऊपर जवाब दे देना चाहिए था। पर बिल्कुल लास्ट तक वेट करने के लिए या फिर उनके इलेक्शंस के बाद वेट करने के लिए इसको दो तरीके से लिया था। एक, इलेक्शन से पहले इस चीज को इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया गया कि इलेक्शन में इस स्टेटमेंट को इस तरीके से देखा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन फायदे लेने के लिए ये स्टेटमेंट दी जा रही है। पर इलेक्शन के बाद अब जब ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो इसकी वैलिडिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं ये चीज पैसे हो जाती है कि शायद इसी का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना जाए, कि कोई इसके ऊपर सवाल ना खड़े करे कि इससे पहले कभी सीधे तौर पे पेंशन ड्रॉ नहीं की गई थी। तो उस चीज पे सीधे तौर पे हम कह सकते हैं प्रकाश सिंह बादल ने शायद ये स्टेटमेंट देने से भूल किया था, और वो इलेक्शन के बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बिल्कुल ड्रॉ नहीं किया उन्होंने पेंशन। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव गुडविल जो उनके लिए लोगों के बीच में उसको जिंदा रखना चाहते हैं और उसी चीज को दोबारा से हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हाईलाइट लगातार किया जा रहा है, उसी के साथ लगातार ये बातें भी सामने आ रही है अलग अलग तरीके से। अब आम आदमी पार्टी इस पर कब तक संज्ञान लेती है और किस तरीके से लेती है, ये सबसे अहम देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉजिटिव आम आदमी पार्टी के लिए सीधे तौर पर है। वहीं जो जवाब है वो नहीं दिया गया, बहुत देर से जवाब दिया गया, ये सवाल देखिए उठने लाजमी है। इस पर क्या कुछ जो प्रतिक्रिया है वो प्रकाश सिंह बादल की? देखिए सीधे तौर पे है कि प्रकाश सिंह बादल ने जैसे एक स्टेटमेंट में कहा है कि उसे एक तरह से एंटरटेनमेंट के तौर पे या फिर कहें कि लोगों की तरफ से जो बयान दिए गए थे उन्होंने इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए थे। उन्होंने चीज हाईलाइट की है कि जो चीज चल रही है कि इतने भी स्टेटमेंट थे मनोरंजक थे, मतलब उन्होंने चीज पे वर्ड को एक एंटरटेनमेंट बेसिकली, कि जो उनको पता है, उनको अपनी सच्चाई को बार बार हाईलाइट करते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जो स्टेटमेंट दिए गए वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजक थे। पर बात यह है कि स्टेटमेंट्स का असर शायद हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अकाली दल के ऊपर बड़ा, प्रकाश सिंह बादल इलेक्शन हारे हैं तो इसका असर हुआ है। पर शायद ये स्टेटमेंट अगर पहले यूज कहीं किया जाता, अगर ये चीज कहीं पहले स्पेसिफाई की जाती, तब शायद प्रकाश सिंह बादल का मार्जिन कम भी हो सकता है या प्रकाश सिंह बादल जीत भी सकते थे। कई चीजें की फैक्टर्स है, पर ऑल ओवर हम कहें कि अब उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया अपनी पेंशन को लेकर, क्योंकि अगर पेंशन कंसिडर करते हैं एज 11 टाइम अगर उनके एमएलए तो उनकी बहुत बड़ी पेंशन अमाउंट बनती है जिसको वो गिव अप कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट उन्होंने ऑलरेडी पंजाब में सेट कर दिया है। अब ये देखना होगा कि क्या बाकी विधायक इस स्टेप को फॉलो करते हैं या नहीं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। मुंबई बैंक घोटाला मामले में विधान परिषद के विपक्षी नेता और बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरेकर के वकीलों ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट से मांग की है कि अदालत इस पर तत्काल सुनवाई करे। इसके पहले प्रवीण दरेकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए अर्जी खारिज कर दी थी और निचली अदालत में अर्जी करने को कहा था। बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर के खिलाफ मुंबई बैंक घोटाला मामले के संबंध में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 199, 200, 406, 417, 420, 467, 468 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है। प्रवीण दरेकर पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई बैंक के निदेशक पद का चुनाव लड़ने के लिए खुद को मजदूर बताने का झूठा वायदा किया था। तो प्रवीण दरेकर जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकते नजर आ रही है और बैंक घोटाला मामले में उनका नाम सामने आया है, जिस पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसको लेकर एक अदालत में याचिका उनके वकील ने दाखिल की है, लेकिन एक बार फिर से याचिका जो है वो खारिज कोर्ट द्वारा कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि आप निचली अदालत में पहले इस बात की सुनवाई करवाएं, उसके बाद इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है वो देखने के बाद ही कोर्ट इस पर फैसला लेगा। आपको बता दें कि मुंबई बैंक घोटाले का ये मामला है जहां पर विधान परिषद के विपक्षी नेता और बीजेपी के नेता हैं प्रवीण दरेकर, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से प्रवीण दरेकर की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है और गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, क्या कुछ अहम जानकारी, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। जी मुस्कान जी, देखिए, भाजपा के नेता और विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल प्रवीण दरेकर के ऊपर मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में धारा 199, 200, 419, 420, 467, 468 और आईटी एक्ट 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रवीण दरेकर ने मुंबई बैंक में बतौर निदेशक पद के चुनाव के लिए अपने आप को श्रमिक बताकर चुनाव लड़ा। हालांकि इस बात को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया। लेकिन पूरा मामला काफी दिनों से चल रहा था, जिसको लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर जो है कहीं कहीं तलवार लटक रही थी। लेकिन सबसे पहले उनके वकील अखिलेश चौबे ने मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पे कह दिया गया कि आप पहले निचली दरवाजा अदालत का दरवाजा खटखटाइए, उसके बाद यहाँ आइए। जाहिर तौर पर उन्होंने फिर जो है कल गुरुवार को निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की अग्रिम जमानत के लिए। रोक लगा दी गई है, यानी कि उन्हें किस बात से पहले अपना बयान दर्ज कराना होगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीधा सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, निचली अदालत में किसी तरीके की जो अपील है, याचिका है, वो दर्ज नहीं की गई है। इसको लेकर अब जब याचिका खारिज हुई है तो निचली अदालत में एक बार फिर से याचिका लगाई जाएगी इसको लेकर। और जिस तरीके से उन्होंने जो दावा किया, मजदूर होने का जो दावा करके उन्होंने जो एक बैंक का चुनाव लड़ने की बात कही है, इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? मामला जांच का कहां तक पहुंचा है पुलिस में? बिल्कुल मुस्कान, देखिए, प्रवीण दरेकर मुंबई बैंक के बतौर अध्यक्ष 1997 से बने हुए हैं। उसके बावजूद निदेशक पद पर बने रहने के लिए उन्होंने अपने आप को श्रमिक श्रेणी बताकर चुनाव लड़ा था, जिसके लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले की मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें कई बार समन भी किया गया कि आप जो है इस पूरे मामले में आकर बयान दर्ज करवाइए, लेकिन उन्होंने मुंबई पुलिस का रुख नहीं किया, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की बात होने लगी। लेकिन जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में तमाम महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों का पहरा लगा हुआ, ऐसे में बीजेपी द्वारा यह कहा जा रहा था कि यह बदले की भावना से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, लिहाजा उन्हें डर है कि कहीं न कहीं प्रवीण दरेकर की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसको लेकर उनके वकील अखिलेश चौबे ने
मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन निचली अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है और 21 मार्च तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया, लेकिन इस बीच उन्हें जो है अपना बयान दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया अब सामने आने लगी है सत्यप्रकाश, क्योंकि बीजेपी नेता हैं और बीजेपी लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार पर आरोप लगाती है कि उनके जो भी नेता मंत्री विधायक जो भी हैं वो अलग अलग केसेस में फंसे हुए हैं, और अब जब बीजेपी के नेता पर आरोप लगा है तो बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया और विपक्ष से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है सरकार से? बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से प्रवीण दरेकर के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, ऐसे आरोपों का वह खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में बने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के ऐसे तमाम फेडरेशन है जिनमें इन लोगों ने फर्जी तरीके से अपना पद कार्यभार संभाला हुआ है, ऐसे में उनकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि नवनियुक्त मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे को महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से एक लिस्ट सौंपी गई है। उस लिस्ट में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का नाम है जिनको झूठे मामलों में फंसाने के लिए बताया गया है। ऐसे में उन्हें जानकारी मिली है, उन्हें यह बात की शक था कहीं न कहीं प्रवीण दरेकर को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है, लिहाजा जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस तरह का बयान जो है देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया, इस बयान पर प्रतिक्रिया जो है और इसी के साथ जिस तरीके से बीजेपी पर शिवसेना और बाकी की जो पार्टियां हैं सरकार में जो है वो बीजेपी पर आरोप लगाती है जो भी एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग का, लेकिन अब जिस तरीके से उन पर ये आरोप लगे हैं तो क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी इसको लेकर? देखिए मुस्कान जी, 2019 से जैसे ही महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब से लगातार कहीं न कहीं बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी हर मुद्दे को जो है भुनाना चाहती है, लिहाजा न प्रवीण दरेकर का मुद्दा मिला है तो जाहिर तौर पर प्रवीण दरेकर को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी आक्रामक है और बार बार बीजेपी ये कर रही है कि सीधे तौर पर यह बदले की भावना से जो है प्रवीण दरेकर पर कार्रवाई करवाई गई है। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में बने तमाम नेताओं का कहना है कि प्रवीण दरेकर पहले भी बैंक घोटाले में फंसे हुए थे, अब भी उनके ऊपर इस तरह का आरोप जो लगाया गया वो बेबुनियाद नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता शिंदे ने आरोप लगाया है कि प्रवीण दरेकर ने लोगों को धोखाधड़ी देकर मुंबई बैंक का निदेशक पद पे बने रहने के लिए अपने आप को श्रमिक श्रेणी का बताकर यह चुनाव लड़ा है जिसमें वो अयोग्य किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर जो आरोप है उसकी पुष्टि खुद जो है मुंबई बैंक की तरफ से की गई है। उसके बाद चुनाव आयोग ने भी बताई है कि उसमें धांधली की गई है, इसी लिहाज से उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। ठीक है, मामला उन पर इसी लिहाज से दर्ज किया गया है क्योंकि उन पर आरोप इस तरीके के लगे हैं। अब ये जो आरोप है इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये धोखाधड़ी का मामला है, मुंबई बैंक का मामला है, फाइनेंशियल कंडीशन का मामला है। जाहिर तौर पर अगर आर्थिक लेन देन में या आर्थिक स्थिति को आप मजबूती करने के लिए या आर्थिक पहल को जो है कहीं कहीं उसमें विघ्न डालने के लिए अगर ये धाराएं लगाई गई है, जाहिर तौर पर 199, 200, 419, 420, 467, 417, 468 यानी कि ये गंभीर धाराएं हैं। अगर 420 के मामले में आप अंदर जाते हैं या गिरफ्तारी होती है तो जाहिर तौर पर आपका जमानत नहीं है, सेशन कमिट मामला है। इसी लिहाज से माननीय हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट में उन्हें भेजा कि आप पहले सेशन कोर्ट में जाइए। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो जाहिर तौर पर उन्हें इस बात को जो है कहीं न कहीं जवाब देना होगा कि आपने ये जो धांधली की है वो क्यों किया, धोखाधड़ी की है क्यों किया, तमाम जवाब जो है प्रवीण दरेकर को देने पड़ेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से एनबी न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को और तमाम देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।